जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में स्वागत है आपका। और आज अपना 10वां एपिसोड है और आपकी सेकंड बुक इंडिया वाली जो है उसके चौथा जो चैप्टर है आपका जल संसाधन वाला, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके ऊपर हम अभ्यास करेंगे और एक तरीके से पूरे चैप्टर को हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और लास्ट में आप सबको क्या करना है, अपना इंट्रो देते हुए अपना रिजल्ट है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जरूर शेयर है वो करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट विशेष। ये लीजिए एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 51, 61, 71 या 81? क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर बिल्कुल बिल्कुल साहब 71%। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन भी। पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है। अगला प्रश्न, कुल जल संसाधनों में अलवणीय जल कितने प्रतिशत है? अलवणीय यानी मीठा जल जो पीने के काम आता है। कुल जल संसाधनों में किसी न किसी रूप में पीने में, सिंचाई में हम काम में लेते हैं, कितना प्रतिशत है वो? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल बहुत ही फटाफट जवाब 3%। यानी ऑप्शन आपका चौथा हो गया और उत्तर हो गया 3% अलवणीय जल है। अगला प्रश्न, भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत है? भारत के अंदर पूछा जा रहा है, विश्व के आधार पर विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है वो भारत के अंदर उपलब्ध है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर बिल्कुल 4% भी सही उत्तर है। 4%। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का तो 2.4% है। यानी पूरी पृथ्वी का 2.4% जो एरिया है वो तो कहां है? इंडिया के अंदर है। और इतने एरिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है? 16%। और तीसरा जो जल संसाधन है वो कितने प्रतिशत है? 4%। तो इंडिया से जुड़े हुए 3 आंकड़े, 2.4% जमीन है और 4% पानी है और 16% पूरी दुनिया की यहां पर जनसंख्या है। अगला प्रश्न, भारत देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भारत देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है ये बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? पहले उस उत्तर के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को भी जान लेंगे। बिल्कुल पहला ही 1122 घन किलोमीटर ये भारत के अंदर कुल उपयोगी जल संसाधन है। जैसा कि आपको पता है, वर्षण से हमें टोटल कितना प्राप्त होता है? 4000 घन किलोमीटर पानी प्राप्त होता है। और इसमें से 1800 गुणियतर 1869 जो घन किलोमीटर है ये धरातलीय और भौमजल के रूप में उपलब्ध होता है। और इस 1800 गुणियतर का 60% है वो है 1122 जो टोटल हमें उपलब्ध होता है, उपयोग में हम लेते हैं। और ध्यान रखिएगा इस 1122 का भी एक रेशियो है 690। ये तो उपलब्ध होता है धरातलीय जो जल है वो, और 432 ये प्राप्त होता है भौम जल के रूप में। तो इस आंकड़े को भी आप थोड़ा सा याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। और ये 690 है वो कितना प्रतिशत हो जाता है धरातलीय जल का? ये हो जाता है 32%। तो यहां अपना जो उत्तर था वो ये था 1122 घन किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में धरातलीय जल का कितने प्रतिशत भाग उपयोग किया जा सकता है? भारत में धरातलीय जल का कितना प्रतिशत यूज होता है? 22, 25, 32 या 35? तो अभी अभी अपनों ने किया ना आंकड़ों के अंदर 690 घन किलोमीटर और कितने में से? 1122 के अंदर। तो इस हिसाब से रेशो निकालते हैं तो वो कितना आता है? 32%। तो सही उत्तर क्या हो गया धरातलीय जल को लेकर? 32%।
चलिए जी, अगला प्रश्न, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? बिहार और पश्चिम बंगाल, ये दो स्टेट भी ध्यान रखिएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल में किस एलिमेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है अगर ये शरीर में जाता है तो? सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 संख्या, और उस धातु का इंग्लिश नाम है वो है आर्सेनिक एलिमेंट जो है, ये भी ध्यान रख लीजिए, आर्सेनिक, आप संख्या लिखें या आर्सेनिक। और अगर आपसे फ्लोराइड का पूछ लें तो ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड की समस्या है ये आपको कहां पर दिखाई देती है ज्यादा? बिहार और पश्चिम बंगाल में तो कौन सी है? आर्सेनिक की समस्या है। और वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर आपको फ्लोराइड की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो यह बात भी आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न जी, भौम जल का कितना प्रतिशत कृषि में उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बड़े फटाफट जवाब आते हैं। भौम जल का कितने प्रतिशत है वो कृषि में उपयोग होता है? बताइएगा जी सही उत्तर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो कितना है? 92%, 92% है वो भौम जल का इस्तेमाल है वो कृषि में होता है। अब एक चीज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपसे ये पूछे भी धरातलीय और भौम जल, जमीन से निकला हुआ जो पानी है धरातल पर जो बहता है नदियों नहरों के रूप में और कुओं से जो निकालते हैं, इन दोनों ही जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? कृषि में। कृषि में किस रूप में? सिंचाई के रूप में। और अगर ऑप्शन कृषि नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? सिंचाई मिल जाएगा। और इसमें भी अगर हम बात करें तो धरातलीय जल का 89% हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और भौम जल का कितना यूज करते हैं हम? 92%। और यही अपना प्रश्न था, तो ऑप्शन हो गया 92%। अगला प्रश्न जी, निम्न में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग अधिक है? किस राज्य में भौम जल का उपयोग सबसे अधिक देखने को मिलता है? क्या होगा जी सही उत्तर दिए गए ऑप्शन में से? पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल या बिहार? तो यहां दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है वो क्या है? पंजाब, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब के अलावा बात करूं तो हरियाणा में, पंजाब के अलावा हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट प्रमुख है जहां पर भौम जल का उपयोग है वो सबसे ज्यादा होता है। तो किस राज्य में भौम जल का उपयोग अधिक है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु का नाम इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न जी, टांका है, बहुत प्यारा सा सिंपल सा प्रश्न, एक जनजाति, जल संरक्षण तकनीक, वन संरक्षण तकनीक या जनजातीय गांव है? क्या है जी ये? बिल्कुल, ये क्या है? जल संरक्षण की ये नीति है, एक टेक्निक है, यानी एक संरचना है, जल संरक्षण की एक संरचना है। ये टांका जो जमीन के अंदर बनाया जाता है, तो भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और कई जगह कुंड शब्द भी आपको मिल जाएगा, कुंड या टांका, ये जल संरक्षण की संरचनाएं हैं जो आपको मोस्टली राजस्थान में मिलती है। बारिश का पानी इसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। चलिए साहब, अगला प्रश्न, पश्च जल, बैक वाटर, जिसे कयाल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पश्च जल या बैक वाटर कयाल कहां पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, बिहार में या पंजाब में? बहुत बार कर चुके हैं, तो क्या है जी? और वो है केरल, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बैक वाटर, बैक वाटर। अब एक चीज आपके अच्छे से दिमाग में आ रहा होगा, एक टॉपिक है बहुत प्यारा, प्रश्न बनता है कि लेगून और पश्च जल है वो आपको कहां मिलते हैं? लेगून और पश्च जल अगर दोनों की बात आ जाए तो 3 स्टेट का नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यतः ये है केरल और उड़ीसा, और तीसरा नाम आता है वो है पश्चिम बंगाल। इन तीनों जगह पर आपको पश्च वाटर और लेगून झीलें हैं वो देखने को मिलती है। और इन झीलों का जो पानी है वो होता है खारा, खारा पानी होता है।
तो इसका जो उपयोग है इस खारे पानी का वो किस में होता है? एक तो खारे पानी के अंदर जीवित रहने वाली मछली इसके अंदर पाल ली जाती है, और साथ में चावल की उन किस्मों को भी उगा लिया जाता है जो खारे पानी में होती है, और साथ में नारियल की भी खेती इसके अंतर्गत हो सकती है। तो ये तीन इसके क्या हो जाएंगे? ये हो गए इसके उपयोग। तो लेगून और पश्च जल केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पानी इसका खारा होता है और इसका इस्तेमाल इनके अंदर किया जाता है। चलिए जी अगला प्रश्न, भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम। पहले आप गौर से इस प्रश्न को समझ लें और ऑप्शन पढ़ लें। एक तो आप गौर करेंगे 5 नदियां दे रखी है, 5 नदियां दे रखी है यहां पर, बस उन्हीं को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। बस प्रश्न की भाषा समझना जरूरी है इसमें। भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पूर्व की ओर यहां पर कौन सा है? पूर्व वाली साइड में बंगाल की खाड़ी है जी, बंगाल की खाड़ी। और यह पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम है, और 5 नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी ये दे रखी है। अब आपको यह बताना है भी उत्तर में सबसे पहले महानदी 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 महानदी, तो इसका मतलब सभी में पहले महानदी आएगी। अब बात यह है अभी गोदावरी आएगी या पहले कृष्णा आएगी, तो वो क्रम दिमाग में सेट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपकी किताब के अंदर जो भारत नदी बेसिन वाला जो इंडिया मैप है उसमें आप गौर करेंगे, ये दक्षिणी भारत की नदियां आपको ऑप्शन में दे रखी है। तो आपको पता है इधर ये आ जाती है, पहले महानदी आ जाती है, महानदी के बाद में यहां गोदावरी का जिक्र आ जाता है, गोदावरी के बाद में आ जाती है कृष्णा, कृष्णा के बाद में आ जाती है पेनार, और पेनार के बाद में आ जाती है कावेरी। तो अब आप देख लीजिए इन ऑप्शनों को, उत्तर में सबसे पहले कौन सी होगी? महानदी, महानदी के बाद में गोदावरी, तो यानी ये 2 सही बैठ रहे हैं। गोदावरी के बाद में हो गई कृष्णा, ये 3 नंबर आ रहा है। कृष्णा के बाद में हो गई पेनार, ये पेनार आ रही है, और लास्ट में हो गई साउथ में कावेरी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अपना पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। दक्षिणी भारत की ये नदियों का क्रम आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको पता है, अगर यहां इस साइड में बात करें अरब सागर की तरफ जाने वाली, तो ये ताप्ती नदी आ जाती है नीचे, ऊपर नर्मदा होगी। उत्तर से दक्षिण बात करें तो नर्मदा ऊपर है, नीचे ताप्ती आ जाती है। फिर यहां माही नदी आ जाती है, ठीक है, फिर साबरमती आ जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको गौर करना है। अगला प्रश्न, हरियाली परियोजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? एक तो आपको यह क्लियर होना चाहिए भी हरियाली है क्या। कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाता है भी हरियाली क्या है। तो ध्यान रखिए, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक जल संभर परियोजना है। हरियाली क्या है? जल संभर परियोजना है। जो कौन संचालित कर रहा है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर परियोजना है हरियाली। अब बात यहां है भी इसका उद्देश्य यानी उपयोगिता क्या है? पीने के पानी को उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, या मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध करवाना, या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा? बिल्कुल। तो हरियाली परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है उसके तीनों ही ये उपयोग है। तो इसलिए उत्तर हमारा क्या रहेगा? उत्तर रहेगा ऑप्शन संख्या 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऊपर वाले तीनों ही। अगला प्रश्न, अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान में चलता है, एक तो ध्यान रखिए, लेकिन राजस्थान के किस जिले में? बहुत प्यारा प्रश्न। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल, और वो है अलवर। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, दिल्ली और इटावा के बीच खालिस्तान नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दिल्ली और इटावा के बीच की बात हो रही है, यमुना, साबरमती, गोमती या गंगा? दिल्ली और इटावा के बीच तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, और वो कौन सी है? और वो है यमुना नदी, यमुना। तो यहां इस खालिस्तान में क्या आना चाहिए? वो आएगा यमुना नदी।
आपको पता है भारत की दो नदियां मुख्यतः सबसे ज्यादा प्रदूषित है, एक का नाम गंगा है तो दूसरा यमुना है। अगर ये पूछ ले भारत की दो प्रदूषित नदियों के नाम बताइए तो गंगा और यमुना हो जाती है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी साबरमती जो नदी है गुजरात के अंदर, ये सबसे ज्यादा कहां पर प्रदूषित है, तो ये मिलेगी आपको अहमदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अहमदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वहीं गोमती नदी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, यहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है ये नदी। और वहीं अगर गंगा की बात करें तो कानपुर और वाराणसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगर ये भी ध्यान में रह जाए तो ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम, वरना तो दो बात ये और ये पता होना चाहिए। तो गंगा कानपुर और वाराणसी में, यमुना दिल्ली और इटावा के बीच, साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक कर दिया गया है? किस स्टेट में भी आपको वही है, वर्षा जल को संग्रहित करना अति आवश्यक कर रखा है, आपको वो स्ट्रक्चर बनानी ही बनानी होगी। ये किस स्टेट ने अनिवार्य कर रखा है? तो क्या हो गया सही उत्तर? बिल्कुल तीसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट ने इसको अनिवार्य है वो कर रखा है। अगला प्रश्न, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? आपको वित्तीय वर्ष बताना है भी कब प्रारंभ किया गया जल क्रांति अभियान। तो क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल, और वो सही उत्तर है अपना ऑप्शन 4, 2015-16। ये वित्तीय वर्ष की बात हो जाती है यहां पर। और अगर आपसे कोई एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो है 5 जून 2015 एग्जैक्ट। और वित्तीय वर्ष पूछे तो 2015-16 के अंदर जल क्रांति अभियान है वो इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल क्रांति जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भी देश के अंदर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। भी मिलना ही चाहिए हर व्यक्ति को जितना निश्चित कर रखा है। तो देश के अंदर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य है भाई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में, भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब आई नवीनतम? 2002 में। तो इसमें जल आवंटन की जो पहली प्राथमिकता है वो क्या है? भी सबसे ज्यादा पानी किसके लिए दिया जाएगा, उपलब्ध रहेगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? तो यहां तो पहली पूछा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किसकी है? बिल्कुल भैया, पीने को पानी मिलना चाहिए, तो सही पहली प्राथमिकता है वो पेयजल है। सिंचाई है वो सेकंड प्राथमिकता है, और बिजली बनाना जल शक्ति वो तीसरा है, और नौकाएं चलाना ये चौथा है। इसी क्रम में ये ऑप्शन सेट है। तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की पहली प्राथमिकता पेयजल और दूसरी सिंचाई। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव, अनवीकरणीय या चक्रीय? अब अच्छे से पता है, पानी है, पानी भाप बनकर उड़ गया, बादल बन गए, बारिश होकर वापिस आ गया, फिर उड़ गया, ये चक्कर चलता रहता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ध्यान रखिएगा, चक्रीय संसाधन। किताब के अंदर जो ये प्रश्न दिया हुआ है वहां गलती से अचक्रीय छपा है जो गलत है। चक्रीय संसाधन, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। अगला प्रश्न, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? लास्ट ईयर ही बोर्ड में आया है प्रश्न, रिक्त स्थान में आया शायद। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत विषैली धातुएं, लवण, कीटनाशक या जैव और जैवाणुविक जो संदूषण है। तो सही उत्तर क्या है? बिल्कुल चौथा ऑप्शन, जैव और जैवाणुविक जो संदूषण है ये भारतीय नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न, नीरू मीरू जल संभर विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू जल संभर विकास की यह भी एक परियोजना है, कार्यक्रम है। नीरू मीरू का अर्थ भी आप ध्यान रख लीजिएगा।
नीरू मीरू का मतलब, नीरू का मतलब है जल और मीरू का मतलब है आप, यानी जल और आप, ये किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है वो है बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू जल संभर परियोजना कहां चलती है? आंध्र प्रदेश में। अरवारी पानी सांसद अलवर राजस्थान के अंदर, और हरियाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और घरों में पानी की स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य वो किस में है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? अब वैसे हम इस पर स्टार्टिंग में जिक्र कर चुके हैं। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि, औद्योगिक सेक्टर, घरेलू सेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक जो इस्तेमाल है वो किस में होता है? कृषि में, यानी सिंचाई के रूप में इसको काम में लिया जाता है। सबसे ज्यादा कृषि के अंदर होता है। उसके बाद में जो औद्योगिक सेक्टर और उसके बाद हम घरेलू सेक्टर और इनकी बातें हैं वो कर लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुत प्यारा प्रश्न, कई बार एक नंबर में सीधा ही पूछ लेते हैं, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कोई 2 के नाम लिखो, 4 के लिखो। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या उपरोक्त सभी। तो भारत की बहुउद्देशीय, बहुत ज्यादा उद्देश्यों के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो ये सारी की सारी है। तो उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो कम से कम 4 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, एक होगी दामोदर घाटी परियोजना, एक आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई, और एक नाम आप याद रख कर लीजिए, हीराकुंड हो गया, हीराकुंड परियोजना हो गई। इसी के अलावा एक और अपनी नागार्जुन सागर भी तो है, नागार्जुन सागर परियोजना। तो कम से कम 4 जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम हैं वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के अपने जल संसाधन से जुड़े हुए 22 क्वेश्चन। आपके बहुत अच्छे फटाफट जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप जल्दी से सोच लीजिए आपके जो किए आपने 22 में से आज आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का मानते हुए। फटाफट आप अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले वीडियो क्लास में फिर अपने टॉपिक को, क्योंकि हमारा थ्योरी का पोर्शन भी चल रहा है और वीकली अपना एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो भी चल रही है। बहुत जल्द अपना सिलेबस है ये पूरा होने वाला है। फिर उसके बाद में पुनः बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अपनी रिवीजन क्लासेज हैं वो भी कंटिन्यू कर देंगे। तो इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।